any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Prime Minister for the due discharge of my duties as Prime Minister. पूरे 4 साल बीत गए, देश की बागडोर यूपीए 2 के हाथों में आए। हर दिन सरकार से कुछ नीतियां, नए कदम उठाने की उम्मीद संजोती रही जनता 1460 दिन का जब हिसाब देखती है तो खुद को ठगा महसूस करती है, क्योंकि इन 4 साल के दौरान यूपीए 2 ने सिर्फ वादों की गठरी खोली, देश की जनता को दिया कुछ भी नहीं। यूपीए 2 ने वादा किया था कि वो इनकम टैक्स एक्ट को खत्म करके डायरेक्ट टैक्स कोड लागू करेगी, लेकिन 4 साल से डायरेक्ट टैक्स कोड पर संसद की स्थायी समिति और सरकार के बीच मतभेद नहीं सुलझ पाए। सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू करने का वादा किया था, लेकिन इस पर भी केंद्र और राज्यों के बीच खींचतान 4 साल से जारी है। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49% करने के लिए प्रस्तावित बीमा कानून संशोधन बिल भी सरकार पास नहीं करा पाई। सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बदलने का ढिंढोरा भी खूब पीटा, लेकिन ये बिल अब तक पास नहीं हुआ है। यूपीए 2 के सत्ता में आने के साथ ही सबको भरपेट भोजन देने का वादा किया गया था। ये काम यूपीए 2 के पहले 100 दिन के अंदर होना था, लेकिन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की निजी दिलचस्पी के बावजूद फूड सिक्योरिटी बिल अधर में लटका है। यूपीए 2 ने अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद देश की जनता से वादा किया था कि लोकपाल बिल पास कराया जाएगा, लेकिन सरकार ने लोकपाल बिल का जो मसौदा तैयार किया वो न तो दूसरी पार्टियों को पसंद आया और न ही जनता को। नतीजा, लोकपाल आज भी संसद की स्थायी समिति के पास लटका है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने, न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार की पोल खोलने वालों को संरक्षण देने जैसे विधेयक भी सरकार की नाकामी का दस्तावेज बन चुके हैं। महिलाओं और बच्चों को यौन हिंसा से बचाने के कानून सरकार ने जरूर पास कराए, लेकिन इन मामूली उपलब्धियों पर सरकार की नाकामियां ज्यादा भारी हैं। यूपीए 2 में प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते रहे और महंगाई बेलगाम होती रही। 2009 में जो पेट्रोल 44 रुपए 72 पैसे लीटर था, वो आज 63 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पिछले 4 साल में डीजल का दाम 32 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 49 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इस दौरान चावल, दाल, आटा से लेकर दूध तक की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 2009 में देश में विकास दर 8% थी, जो अब घटकर 5% के आसपास है, जो पिछले 1 दशक में सबसे कम है। पिछले 4 साल में उम्मीदों के मुताबिक देश में विकास हुआ नहीं। महंगाई लोगों की आशंका से कई गुना ज्यादा बढ़ी और जनहित के कानून बनाने और उन्हें संसद से पास कराने में सरकार नाकाम रही। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सरकार यूपीए 2 की 4थी सालगिरह के जश्न में अपने हाथों अपनी ही पीठ थपथपाएगी तो किस बात के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए साहब, 22 तारीख को यानी कि कल यूपीए सरकार यूपीए 2 के 4 साल पूरे हो जाएंगे और अब इस पर बड़ी बहस करते हैं, क्या खोया क्या पाया सरकार ने भी और जनता ने भी इस यूपीए 2 की सरकार में। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मेरे साथ यहां 2 मेहमान मौजूद हैं। सीपीआई से अमरजीत कौर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ हैं। बीजेपी से हमारे साथ इस चर्चा में मीनाक्षी लेखी जुड़ रही हैं, साथ ही हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन साथ रहेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी से अशोक वाजपेयी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इस चर्चा को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमोद तिवारी जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि जनता की कसौटी पर तमाम नाकामियों के बावजूद, तमाम घोटालों से घिरे होने के बावजूद आखिरकार 4 साल तो ये सरकार पूरे कर रही है, इस दावे के साथ ही ये 5 साल भी पूरे करेगी। प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, प्रमोद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस पर मैं रिएक्शन मीनाक्षी लेखी आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर यूपीए 2 अपने 4 साल पूरे कर रही है कल, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान विपक्ष के तौर पर बीजेपी का भी है।
विपक्ष का कैसे योगदान है मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन योगदान मैं अगर है बता तो मैं सपा बता और दूं बसपा मीनाक्षी का जी, है। जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका बीजेपी नहीं निभा पाई, इसको साबित करने की अब जरूरत नहीं है, ये योगदान ही हो गया। अनुराग जी, कौन सा तरीका है भारत के संविधान के द्वारा और इलेक्शन कमीशन के रूल्स के द्वारा कि 5 साल से पहले आप किस हालात में सरकार को गिरा सकते हैं, और जिन हालात में आप गिरा सकते हैं उसके लिए आपको एक नंबर की जरूरत होती है। अगर वो नंबर हमारे पास होता तो हम सरकार में होते, विपक्ष में नहीं होते। और सरकार को जिन 2 दलों का खास तौर पर समर्थन मिला है वो बसपा और सपा हैं, ये तय बसपा और सपा को करना होगा। बाकी तमाम दल, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो एमआईएम हो, टीएमसी हो, और ऐसे 5-6 दल जितने भी हैं वो इस डूबते हुए जहाज को छोड़कर निकल चुके हैं। मीनाक्षी लेखी जी सारा ठीकरा अशोक वाजपेयी जी के सिर फोड़ रही हैं। अशोक वाजपेयी जी, वैसे मीनाक्षी लेखी गलत नहीं कह रही हैं। तमाम दिक्कतों के बावजूद, तमाम खतरों और धमकियों के बीच आपका समर्थन लगातार जारी रहा सरकार के लिए। देखिए, हमारा समर्थन जिन मुद्दों को लेकर जारी रहा वो आज भी वही स्थितियां थी कि हम नहीं चाहते थे देश में सांप्रदायिक शक्तियां सत्तासीन हों और देश की बागडोर सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में आए। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है और जो संवैधानिक अपरिहार्यता है कि हम चाहते थे देश में धर्मनिरपेक्ष सरकार बने और सरकार अपना समय पूरा करे, तो हमने केवल धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केंद्र की सरकार को समर्थन देने का काम किया। लेकिन सरकार की नाकामियों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जिस तरह से इन 5-4 वर्षों में यूपीए 2 में देश में भ्रष्टाचार बढ़ा, इतने बड़े बड़े घोटाले मैं समझता हूं देश के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुए होंगे। चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे अभी ये रेल का घोटाला हो, इतने बड़े चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो, इतने बड़े घोटालों को सुनकर जनता आश्चर्यचकित रह गई। यूपीए 2 में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए। लेकिन वाजपेयी जी, जनता ये देख करके भी आश्चर्यचकित है कि जिस सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो सरकार आपकी वजह से कायम है केंद्र में। नहीं, देखिए, वो मैं नहीं चाहता था कि कोई कारण ऐसा बने कि जिससे ये सांप्रदायिक शक्तियां के सत्ता में आ जाएं। वो तो मैंने जो कहा वो उसका मेरा निश्चित रूप से मानना है आज भी कि चाहे जो बुरी स्थिति हो, इन सांप्रदायिक ताकतों के हाथ से देश सुरक्षित नहीं है। इसलिए इन सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में देश की सत्ता न जाने पाए, और ये नैतिक जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की थी। देश चाहे वो सत्ता एक घोटालेबाज सरकार के हाथ में हो, ये मंजूर था आपको? चाहे वो सत्ता एक घोटालेबाज सरकार के हाथ में हो? नहीं, घोटालेबाज को और उसके लिए हम भरपूर उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और सरकार के इन एक्ट का हमने कभी समर्थन नहीं किया। हर मौके पर सदन के अंदर और सदन के बाहर। लेकिन सरकार की हर नाकामी को आपका सपोर्ट है, सरकार के हर घोटाले को आपका सपोर्ट है वाजपेयी जी? नहीं, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है यूपीए 2 में, चरम पर महंगाई पहुंची, ऐसा कभी सोचा नहीं गया था। आपने स्वयं कहा डीजल। सबक क्यों नहीं सिखा दिया? सबक क्यों नहीं सिखा दिया आपने? अशोक वाजपेयी जी, सबक क्यों नहीं सिखा दिया? नहीं, सबक तो मैंने एक बार कहा ना कि तो सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए तीसरे मोर्चे की परिकल्पना लिख तो रहे नेताजी आप? नहीं, वो क्या दिक्कत थी उसमें? हाँ, तो वो लिख रहे हैं, वो अब लिख रहे हैं, और उसके लिए वो जो जिन परिस्थितियों में यूपीए 2 की सरकार बनी उस समय तीसरे मोर्चे की सरकार संभव नहीं थी। हाँ। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में कि आज जनता यूपीए से भी उब चुकी है और एनडीए से भी उबी हुई है, इन दोनों सरकारों के पक्ष में जनता का आपकी निर्णय नहीं होने जा रहा है। तो मुझे लगता है मीनाक्षी लेखी आप किसी बात का जवाब देना चाह रही हैं अशोक वाजपेयी जी? नहीं, तीसरा मोर्चा अपरिहार्यता होगा देश की राजनीति का, और निश्चित रूप से। ठीक है, मीनाक्षी लेखी जी। देखिए, जो यहाँ पर एक गठबंधन है वो भ्रष्टाचार का गठबंधन है। आप नूरा कुश्ती करते रहे, उत्तर प्रदेश में कुछ और केंद्र में कुछ, सब भ्रष्ट ताकतें एक तरफ है और सांप्रदायिकता का नाम लेती हैं। अगर सांप्रदायिक है कोई इस देश में तो वो कांग्रेस सबसे पहले है, जो एमआईएम जैसी पार्टीज का सपोर्ट ले सकती है सत्ता में रहने के लिए, जो डिक्लेयर कर सकती है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले असंवैधानिक घोषणा कर सकती है कि हम इतने % रिजर्वेशन देंगे, और जब भूख की मार पड़ती है भारतीय को तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखता। और जो इस देश में भ्रष्ट है वो हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को बराबर की मार मार रहा है, महंगाई की मार मार रहा है, और उसमें सपा कांग्रेस के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है मीनाक्षी, और ये भारत के साथ धोखा है जी। चलिए, प्रमोद तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
प्रमोद तिवारी जी के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है, वो हमारे साथ जुड़ते हैं और फिर उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती है और उनका फ्रेम भी फ्रीज इस वक्त आ रहा है। लेकिन अमरजीत कौर जी, आप लोग जब मतलब वाम दल जब सरकार से अलग हुए थे तब लगा था कि गई सरकार, उस बात को भी अब 4 साल होने आ गए, सरकार तमाम बार नाकाम रही, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे नाकाम रही, महंगाई के मोर्चे पे नाकाम रही, तमाम घोटाले सरकार के सामने आए, तमाम केंद्रीय मंत्री सरकार के फंसे घोटालों के आरोपों में, लेकिन सरकार नहीं गिरी। आप किस तरह से आकलन करेंगे इस यूपीए 2 का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आंकलन करूंगी कि इस 4 साल के अंदर सरकार ने महंगाई को रोकने के बार बार जो वायदे किए उसमें असफल रहे। जिस ग्रोथ की बार बार परसेंटेज बता के, स्टैटिस्टिक्स बता के बोलते रहे, वो खुद पार्लियामेंट के अंदर उनको मानना पड़ा कि वो जॉबलेस ग्रोथ थी, उसमें रोजगार ज्यादा पैदा नहीं हुए। इसी के साथ साथ कानूनी व्यवस्था तो बिगड़ी ही, और एक के बाद एक घोटाले सामने आए, और जिन कारणों से वो घोटाले होते हैं उन कारणों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि ये नीति और व्यवस्था के चलते हो रहा है, उसमें कोई दखल देने की कोशिश नहीं की। सरकार ने खुद पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर ये कहा कि हम जितना टैक्स एरियर्स बाकी हैं 200,000 करोड़ रुपया, उसमें से सिर्फ 3% रिकवर कर सकते हैं, यानी 7,000 करोड़, 1,93,000 करोड़ हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो ये सरकार निकम्मी साबित हो रही है कि जनता का पैसा भी वापस नहीं ले सकती। चले, प्रमोद तिवारी जी, हर स्तर के ऊपर मैं ये कहूंगी तिवारी जी जुड़ गए, पता नहीं कब उनका फ्रेम फिर फ्रीज हो जाए, कुछ तकनीकी परेशानी आ रही। प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मुझे मिल रही है। हाँ, मैं डिबेट की शुरुआत आप ही से करने वाला था, लेकिन अब तक आवाज नहीं पहुंची। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 4 साल का जश्न तो आप मनाएंगे, उपलब्धियां क्या गिनाएंगे? सबसे बड़ी उपलब्धि तो हम यही गिनाएंगे कि इतना नकारात्मक विपक्ष था, भारतीय जनता पार्टी ने गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका का निर्वाह किया है। उसके बावजूद भी हम सफल रहे हैं, चाहे वो सड़कों का मामला रहा हो, चाहे बिजली का मामला रहा हो, चाहे वो नियंत्रण रखने की बात रही हो। हर मोर्चे पे हमने, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज खोली, आईटीज खोली, मेडिकल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम सफल रहे। भारतीय जनता पार्टी जिसने इंडिया साइनिंग का नारा दिया था और जिसे जनता ने रिजेक्ट किया था, सरकार तो रिजेक्ट हो गई, लेकिन मैंने ऐसा विपक्ष नहीं देखा। प्रमोद जी, लेकिन इतने अच्छे काम किए, ये भी मत भूलिए कि आपके परम सहयोगी आपको छोड़ के चले गए। पहले दीदी नाराज होकर चली गई, फिर जयललिता नाराज होकर, डीएमके नाराज होकर चले गया, करुणानिधि साहब चले गए। ये जोड़ नहीं पाए आप अपने ही लोगों को। देखिए, गठबंधन में ये सब चलता है। ममता जी हमें छोड़ के गई, उसके पहले एनडीए भी छोड़ चुकी थी, तो ममता जी का तो अपना एक अंदाज है, वो करती है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा सवाल सिर्फ ये है, गठबंधन में ये सब चलता है। ममता जी हमें छोड़ के गई, उसके पहले एनडीए भी छोड़ चुकी थी, तो ममता जी का तो अपना एक अंदाज है, वो करती है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो लागू हो इस देश में। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, बड़ी भ्रष्टाचार की बात तो अभी मीनाक्षी जी कर रही थी, कम से कम ये तो ना करें कारगिल के शहीदों। अच्छा, चलिए वहां न जाइए, वहां ना जाइए। देखिए, यूपीए 2 पर ही रहते हैं, यूपीए 2 पर ही रहते हैं। मैं एक बार राजीव रंजन जी से भी रिएक्शन ले लूं। वो तो भ्रष्टाचार की बात, प्रमोद जी आपके पास आऊंगा, भ्रष्टाचार की बात कम से कम ये। प्रमोद जी आपके पास आऊंगा, प्रमोद जी आपके पास आऊंगा। वैसे 1 साल पहले अगर राजीव जी मैं आपसे इस पर रिएक्शन लेता तो शायद आपके विचार कुछ और होते। अब तो काफी कृपा है, चिदम्बरम साहब जिस तरीके से पिछले दिनों देखे गए, नीतीश कुमार साहब के साथ पैकेज वैकेज मिल गया। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ विचार आपके बदले, किस तरह का आकलन अब आपका है यूपीए 2 पर? नहीं, जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं बिहार के 10.5 करोड़ लोगों की लड़ाई और नीतीश कुमार जी के करिश्माई नेतृत्व ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाया है, और जो आसार है वो सकारात्मक है। लेकिन मुझे लग रहा है करिश्माई व्यक्तित्व चिदम्बरम साहब का रहा है। कांग्रेस दफ्तर तक छोड़ने गए थे नीतीश कुमार। राजीव जी,
जी चलिए, कुछ तकनीकी समस्या आज हो रही है और मुद्दा ऐसा है। अब चलिए मीनाक्षी लेखी जी, आप कुछ जवाब देना चाह रही थी प्रमोद तिवारी की बातों का। दो बातें, एक इन्होंने नाम लिया कि हमने सड़कें बनाई, तो सड़कों में एनडीए के समय में 22.5 यानी 22.5 किलोमीटर के हिसाब से रोज सड़क बन रही थी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तक हमने बनाया और जितनी 15,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई। प्रधानमंत्री योजना, मैं उन सारी योजनाओं पे नहीं जाना चाहती क्योंकि समय कम है, लेकिन अभी जो हालात हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी और तमाम जगहों पर जिस तरीके के घोटाले चल रहे हैं सीपी जोशी के समय पर, और 2 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से इनकी सड़क बन रही है। इन्होंने कहा बिजली की बात, तो कोयला घोटाले के अंदर जिस तरीके से बिजली प्रोडक्शन इन्होंने करना चाहा था और उसके कहने पर बिजली की बात है, मैं मीनाक्षी जी आपसे रिएक्शन उस पर अपेक्षित था जो प्रमोद तिवारी जी ने कहा था कि सबसे नाकारा विपक्ष रहा है इस बार। मैं अपनी बात अपने तरीके से कहूंगी। अच्छा, पहले इनकी बातों को झूठ तो बता दूं, कहा झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, झूठ इतना बोलते हैं और सोचते हैं कि बाकी दुनिया भी इनके सिफर की तरीके से है जैसे कपिल सिब्बल का सिफर है। हाँ। जब बिजली के प्रोडक्शन की बात होती है तो आज तक बिना कागजों के इन्होंने खदानें लुटा दी देश की, और एक भी खदान उसमें खुली नहीं है। बिजली का प्रोडक्शन कहां से होगा? कोयला घोटाला इस देश का अब तक सामने आने वाला सबसे बड़ा घोटाला है। और मैं अब तक कह रही हूं, आगे हमें पता नहीं हवाई जहाज और क्या क्या बेच खाया इन्होंने देश के प्रति। लेकिन आपने क्या किया मीनाक्षी लेखी जी, आपने भी क्या किया? विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा पाया आपने, तो सिर्फ मैसेज दे दिया सरकार को। बता रही हूं ठीक है, बता रही हूं मैं, हमने क्या किया। हमने इस विषय को संसद के अंदर और संसद के बाहर उठाया। जब जब हमने एडजर्नमेंट मोशन मांगी तब तक जो स्पीकर बैठी थी उनको कायदा अनुसार जो पक्ष है उससे बात करनी होती है, और पक्ष कोयला घोटाले पर बात नहीं करना चाहता, पक्ष 2G स्पेक्ट्रम कैंप पे बात नहीं करना चाहता, पक्ष जेपीसी अपॉइंट नहीं करना चाहता। मीनाक्षी जी, आप भी नहीं चाहती थी कार्य प्रणाली जो संसद की है, बीजेपी भी नहीं चाहती थी पार्लियामेंट चले। अरे अमरजीत जी, आपने पार्लियामेंट के कितने सत्र बर्बाद करवाए। कांग्रेस भी नहीं चाहती थी, आप भी नहीं चाहते थे। नूरा कुश्ती तो आप दोनों पार्टियों में थी, नूरा कुश्ती तो आप लोग करते रहे। जनता के मुद्दों के ऊपर आपने बहस नहीं होने दी पार्लियामेंट के अंदर। कितने घंटे अभी इसी मॉनिटर पे आ रहा है कितने घंटे पार्लियामेंट चलनी चाहिए थी, कितने घंटे चले। मैं बताती हूँ कितने पार्लियामेंट। जिम्मेदारी का काम आपने भी नहीं किया, सत्ता पक्ष ने भी नहीं किया। मैं बता रही हूँ जिम्मेदारी। आपने महंगाई पे बहस चलाई, आपने जॉबलेसनेस पे बहस चलाई, लोगों की सिविक प्रॉब्लम्स पे बहस चलाई, पानी के मुद्दे पे चलाई। इनको कहिए अपनी टर्न पे बात करें। कौन सी बहस चलाई? कहिए अपनी टर्न पे बात करें। आप अपना मुंह बंद रखेंगी जब मैं बोलूंगी और मेरे बोलने के बाद आप बोलिए। मुंह क्या बंद रखेंगे? आप दूसरों को झूठ बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? पॉलिसी फ्रेमवर्क के बिना ये नहीं होता भ्रष्टाचार। आपका बनाया हुआ पॉलिसी फ्रेमवर्क कांग्रेस ने चलाया है। 35 साल पॉलिसी फ्रेमवर्क पे आप दोनों एक से हो। अंदर कैसी सरकार चलाई उसकी बात कीजिए ना, मुद्दों की बात। आप बेसिक्स की बात नहीं करते हैं, आप ऊपर के सुपरस्ट्रक्चर की बातें करके उड़ा देते हैं। बस आप मुद्दों की बेसिक्स में जाइए, आप पॉलिसीज की बात कीजिए। आपकी पॉलिसीज वही है, 2G स्पेक्ट्रम हो, कोलगेट हो, कोई सा भी हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, आपके लोग भी उसी कमेटी के करते हैं। चलिए ये पार्लियामेंट जैसा सीन यहाँ क्रिएट मत कीजिए प्लीज। नहीं, पार्लियामेंट जैसा सीन यहाँ क्रिएट मत कीजिए। नहीं, सुनिए मीनाक्षी लेखी जी, अवधेश कुमार जी, इनका तरीका यही है, इनका तरीका क्यों नहीं होगा? मुझे ये लगता है कि आज जैसे हम लोग सरकार की कर रहे हैं, शायद अगले दिन किसी दिन 4 साल या 9 साल की विपक्ष की भूमिका पर भी एक बहस कर लें तो शायद वो संतुलित हो जाएगा, क्योंकि ये 9 साल में विपक्ष की भूमिका भी प्रश्नों के घेरे में। चलिए मैं अवधेश जी आपके पास आता हूँ। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। दिक्कत ये है कि प्रमोद तिवारी जी और राजीव रंजन जी का बीच बीच में लिंक फेल हो रहा है। प्रमोद तिवारी जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए वही हुआ। एक लाइन में अमरजीत जी के लिए बोलना चाहती हूँ कि 4 करोड़ का हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। इनकी सरकार ने शब्द बोल रही थी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकता। मैं तो हैरान हो रही थी कि बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से ऐसी बातें कैसे निकल रही हैं। सेकुलरिज्म के इतने बड़े लंबरदार हो गए आजकल। अरे
अरे सेक्युलरिज्म की नंबरदार तो आप हैं जो माओवाद फैलाती हैं देश के अंदर। तो आप अपनी बात करें। और जहां कहीं लाल झंडा कहीं हरा झंडा और बिल्कुल आप, क्योंकि आप उसी थैली के चट्टे बट्टे हो। आपने वही आप फिर इस झगड़े में प्रमोद तिवारी जी को निकलने का मौका दे रहे हैं। नहीं, आप फिर इस झगड़े में ये असल में हम लोग आज यूपीए पर बात करने बैठे हैं, विपक्ष पर एक दिन क्या मिला अवधेश जी, क्या मिला 4 सालों में? इस समय आपको मालूम है कि हम लोग भले 4 साल पर बहस कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक इंडिया स्टोरी बनाई है, काफी करोड़ों खर्च करके 9 साल का उसमें गुणगान किया जा रहा है। लेकिन देखिए, किसी भी सरकार का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले संसदीय लोकतंत्र में उसके नेतृत्व पर बहस करिए, क्योंकि मूल बात होता है नेतृत्व, उसकी महिमा, उसकी ऑथोरिटी, क्योंकि सारे उसकी सोच, दिशा और देश की नियति भी नेतृत्व पर निर्भर करती है। तो पहला तो हमको नेतृत्व के आधार पर है। दूसरा जो आप बार बार कह रहे थे, इस लीडरशिप ने जो नेतृत्व है उसने अपने गठबंधन का प्रबंधन कैसे किया है, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, और साथ ही साथ विपक्ष के साथ इसका कैसा व्यवहार रहा है। और इसके बाद आप करेंगे कि इस सरकार की उपलब्धियां क्या है, इस सरकार की फेलियर क्या है, और तब समय अगर मिलता है तो हम लोग इस पर भी कर सकते हैं कि एनडीए और इसकी कैसे तुलना करें। तो ये सरकार के पहले दिन से ही जो इस सरकार के साथ सबसे दुर्भाग्य रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री बने ही नहीं, उन्होंने नेहरू परिवार में के इंदिरा गांधी के बाद सबसे ज्यादा समय तक का रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री कोई भी हो, सवाल जिम्मेदारियों को निभाना है। यही सवाल ये है कि सरकार भ्रष्टाचार से किस कदर लड़ पाई, महंगाई से किस कदर लड़ पाई। कुल मिलाकर के एक नाकाम सरकार के तौर पर देखा जा रहा है इसको। सौभाग्य से प्रमोद तिवारी का लिंक हमसे जुड़ गया एक बार। प्रमोद जी, मैं सीधे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो हालात में हमें सरकार मिली थी उसमें हमने जो बेस्ट पॉसिबल था किया। ये विपक्ष, खासतौर से ये भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति, चीजों के दाम बढ़ गए, इसमें विपक्ष की क्या भूमिका है साहब? प्रमोद तिवारी जी, विपक्ष की इसमें क्या भूमिका है ये बताइए। चीजों के दाम दोगुने हो चुके हैं, जनता पर महंगाई की मार है, जो सरकार के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके लिए विपक्ष कैसे जिम्मेदार है साहब? आर्थिक दृष्टि से इस समय भारत 1990-91 की स्थिति में पहुंच गया हुआ है। वो फिर फ्रीज हो गए। हर सवाल के जवाब पर जो है नहीं, लेकिन मैं भी अपने स्वभाव के विपरीत 25 मिनट से शांत होकर सुन रहा हूँ, ये भी आप मत भूलिए, क्योंकि हम सोच रहे सब लोग बोले। जो मैंने नेतृत्व का प्रश्न उठाया, देखिए वो आपसे जुड़ा हुआ है। मनमोहन सिंह जी के साथ ये एक ट्रेजेडी सरकार के साथ जुड़ी रही है कि इन्होंने एक रिकॉर्ड तो बना दिया है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इस सरकार का। कोई गठजोड़ की सरकार कंटिन्यू इतने दिन नहीं चली, कोई भी इस प्रकार की सरकार जो गैर नेहरू परिवार के हाथ में हो दोबारा वापस नहीं आई। लेकिन अवधेश, इसमें सरकार को आप नंबर नहीं दे सकते। यही कह रहा हूं, इसमें सरकार को आप नंबर नहीं दे सकते। लेकिन क्या ऐसा ही चमकीला रिकॉर्ड उसके परफॉर्मेंस का भी, यही तो कह रहा हूं। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, इस सरकार के साइकोलॉजी पर पहले दिन से ही एक एक मंत्री पर दबाव रहता है कि हम अगर ये काम करेंगे तो इसमें सोनिया जी क्या सोचेंगी, इसलिए निर्णय लेने में हमेशा एक मनोवैज्ञानिक बाधा रही है। 18 जुलाई 2008 को 2004 को कांग्रेस संसदीय दल ने सोनिया गांधी जी का चयन किया था। तो इस समय प्रधानमंत्री जी के शक्ति का जो मूल स्रोत है वो संविधान से ज्यादा सोनिया गांधी जी हैं। आपने देखा ही है कि अभी 2 मंत्रियों के त्याग के पहले सोनिया जी का उनके घर आना, फिर अहमद पटेल का वहां बना रहना, एक बड़ा प्रश्न इस समय देश के लीडरशिप का है। और पहला मेरा प्रश्न तो यही है कि ये कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि आजादी के आंदोलन का उत्तराधिकारी है, क्या वो इतना नेतृत्व विहीन हो गई है कि जनता के बीच से उठने वाला एक नेता यूपीए नहीं दे सकी है? तो सबसे बड़ा तो यही आता है जो आप कह रहे हैं। इस समय सरकार जाते समय का 4 साल के बाद का परिदृश्य देखिए। एक मंत्री रिटायर होते हुए सीए जी को ताल ठोक के कह रहे हैं कि आप आके हमारी बहस करिए। क्या यही राजनीतिक नेतृत्व का जो है महिमा है? जिस ढंग से इसके लीडरशिप की महिमा गिरी है, उसी ढंग से बाकी नेताओं की हालत है। साथ ही साथ हमने इस समय देखा है कि किस ढंग से सरकार के एक मंत्री की अध्यक्षता में जो इंडियन परवर्जन लीग है, वो एकदम से शराब, जुआखोरी, वेश्यावृत्ति का इतना बड़ा कांड आ गया है, लेकिन जू तक नहीं जा रहा है। ये शायद जब 2008 में ये
सरकार जा रही थी तो एक भ्रष्टाचार के दाग थे, लोकसभा में नोटों की लहराती हुई गड्डियां दिख रही थी। आज तो ऐसा लगता है कि ये कालीमा का वृत्त बन गया हुआ है और उसके बीच में पूरी सरकार खड़ी है। जो उस वृत्त के बाहर अंदर जाएगा, लेकिन अब ये बड़ी बात है कि इतने के बाद भी सरकार खड़ी है। नहीं, सरकार खड़ी ही नहीं है, यही पर विपक्ष का फेलियर है। लेकिन मैं तो जैसे भी सही बात है मीनाक्षी लेखी जी, नोटों की अब देश सही कह रहे हैं, अब देश सही कह रहे हैं, प्रमोद तिवारी सही कह रहे हैं। जिस तरह से उस समय नोटों की गड्डियां लहराने को साबित जनता के बीच नहीं कर पाई कि ये इनकी गलती है, आज महंगाई, भ्रष्टाचार, फेलियर हर मोर्चे पर सरकार की फेलियर होते हुए भी विपक्ष उसका लाभ नहीं उठा रहा है। मीनाक्षी लेखी जी, विपक्ष ने लाभ नहीं उठाया अपने विपक्ष होने का। आपसे ज्यादा विपक्ष की भूमिका में तो सरकार के घटक दल रहे, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या डीएमके हो। सोशल मूवमेंट ने ज्यादा अच्छा काम किया विपक्ष से, मान क्यों नहीं लेती हैं आप? नहीं, ये गलत नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी कुछ हमने किया वही चीजों का क्रेडिट, अगर 4 साल तक बिजली की लड़ाई हमने लड़ी कोर्ट कचहरी और सड़कों पर, तो 4 महीने पुराने आए ग्रुप उसको लेके बैठ गए कि हमने, और उनकी फोटो आपने छाप दी खंबे पे चढ़े हुए, वो आपका काम है। फोटो आपकी भी छपी जब हंगामा हुआ संसद में, फोटो आपकी भी छपी है जब संसद में हंगामा हुआ। ये नहीं कह रही, आप अनुराग जी मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप इसमें चाहे एफडीआई का मामला लें, चाहे न्यूक्लियर डील का मामला लें, चाहे कोयला घोटाला लें, चाहे 2G स्पेक्ट्रम लें, चाहे तो मैडम यही तो मैं कह रहा हूं, बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे थे आपके पास सरकार को घेरने के, लेकिन समय आपने हंगामे में जाया कर दिया। अब तो सरकार, अनुराग जी सरकार को जैसे घेरा जाता, अगर हम जेपीसी की मांग नहीं करते तो जेपीसी नहीं बनती, अगर हम कोयला घोटाले पर हम नहीं करते तो वो मैटर सीबीआई तक, जो 2 लोग हटाने पड़े इनको, ये हटाए नहीं जाते। अगर 2G स्पेक्ट्रम की बात हम लोगों ने नहीं उठाई होती तो कोर्ट के अंदर जिस तरीके का माहौल कोर्ट ने और बाकी आप लोगों ने मिलकर बनाया देश भर में, उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। काले धन को लेकर ये मुद्दा सड़कों पर हम उतरे थे 2010-2011 में, तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन तो जब नंबर होगी, जब आप सुनिए तो भाई साहब, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं कि हर मुद्दे पर जहां पर हमने बात उठाई और की, रेपिटेशन चल रहा है, अभी नहीं सुन रहे हैं, आप पॉइंट पे आने नहीं दे रहे हैं और बार बार टोक रहे हैं। ABCD कोई ना कोई टोकता है, तो उसमें आप ये भी सुन लीजिए कि हम अगर किसी पर्टिकुलर चीज पर वोटिंग होती है, खास तौर पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर, तो अगर भाजपा नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है, सपा और बसपा उन्हीं मुद्दों पर प्रॉमिस करने के बाद साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूरा काम कर रहा है, उसमें हम क्या करें ये बताइए आप। ठीक है, हम क्या करें बताइए। ठीक है, प्रमोद तिवारी जी का कोई भी जवाब पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रमोद तिवारी जी, आप विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे, मैं जानना चाहता हूं कि जो महंगाई बढ़ी, पॉलिसी पैरालाइसिस की बीमारी यूपीए को है, आप जिम्मेदार विपक्ष को बता रहे हैं, महंगाई क्यों बढ़ गई, भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लगा पाया? नहीं, हम ही बड़ी सीधी सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की असर से भारत बच नहीं सकता, भारत नहीं बच सकता। इनका भी शासन देखा था, जनता से बड़ी कोई अदालत होती नहीं है। अभी दक्षिण में कर्नाटक में फैसला हुआ, 1/3 पे आ गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दोनों को तौला था उन्होंने। इस पर बहुत विश्लेषण हो चुका है, वहां भी फैसला किया, उसके नंबर आपको नहीं जाते, कर्नाटक के नंबर कांग्रेस को नहीं जाते, बहुत से विश्लेषण जो हो चुके हैं। अरे देखिए, एनडीए अरे आप मत दीजिए, आप जैसे लोग बैठ के स्टूडियो में डिस्कशन करते रहिए, आप जैसे लोग बोलते रहिए जो बोल रहा है, लेकिन जनता ने फैसला। अरे आपको तो सिर्फ बोलना है, आपको जनता से कोई मतलब नहीं। देखिए अवधेश जी, अगर इस तरह टोका टोकी करते रहिए, आप जैसे लोग बोलते रहिए जो बोल रहा है, लेकिन जनता ने फैसला। अरे आपको तो सिर्फ बोलना है, आपको जनता से कोई मतलब नहीं। देखिए अवधेश जी, अगर इस तरह टोका टोकी करेंगे आप बैठ के स्टूडियो में इस तरह टोका टोकी नहीं कर सकते। देखिए अनुराग जी, इनको चुप कराइए, ये बैठ के स्टूडियो में इनको जो बोलना है बोलते रहेंगे। जनता ने फैसला कर दिया कर्नाटक का, कैसे ये ठुकरा देंगे? उत्तराखंड का फैसला कैसे ठुकरा देंगे? हिमाचल का फैसला ये स्टूडियो में बैठ के ठुकरा देंगे? आसाम का फैसला ये स्टूडियो में ठुकरा देंगे? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि गैर जिम्मेदार विपक्ष इसलिए था, अरे तो बोलने तो दो, बीच में टोका टोकी से क्या फायदा जी। मैं सिर्फ एक बात सीधे कहना चाहता हूं, गैर जिम्मेदार विपक्ष में इसलिए कह रहा हूं, लोकपाल बिल आया, इन्होंने रोका। 67% की आबादी को सस्ता अनाज देने का बिल आया तो भारतीय जनता पार्टी ने रोका।
जिस समय चीन भारत की सीमा में घुसा हुआ था, एक मंच चाहिए था इस देश को कि सारा देश एक खड़ा हो जाता। ये लेते सबक अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने 1971 में कांग्रेस का साथ देके इंदिरा गांधी को देवी कहा था। चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर तो विपक्ष आपके साथ था प्रमोद जी। पार्लियामेंट नहीं चलने दी, फोरम नहीं चलने दी। अरे छोड़िए, आप जरा बात सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट अगर चलता, वहां सारे देश की एक राय बनती, अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे हम जाते। ये तो गोवल्स के सिद्धांतों पे चलते हैं कि एक झूठ को 1000 बार सच कहो तो कोई न कोई मान लेगा। भारतीय जनता पार्टी, हमने सड़कें बनाई, प्रधानमंत्री सड़क योजना में बिजली पैदा की। जो मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी 77 में आए, 89 में आए, तो देश का सोना गिरवी रख जाता है। जब हम लौट के आते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था अगर अच्छी नहीं है तो कैसे हम उस सोना को वापस लाते हैं? बड़ा सीधी सी बात पे आ जाइए। इनके टाइम में खाद्यान्न का बंटवारा नहीं हो पाता। सोना वापस ले आते हैं, लेकिन आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। चीन की सेना 19 किलोमीटर दूर अंदर तक चली आती है भारत की सीमा में। फिर पाकिस्तान की अकड़ बढ़ती जा रही है। बंद कराई आती है तो हम कांग्रेस करने का भी हमने काम किया है। आपके समय में अरे छोड़िए, आप तो एक तरफा बिके हुए लोग हैं। छोड़िए, एक सिद्धांत पे बात करते हैं आप, दूसरे को बोलने तो दीजिए। बोलिए प्रमोद जी। बोलने क्यों नहीं देते? आप सुनते क्यों नहीं? अगर 19 किलोमीटर चीन की सेना आई थी तो ये पहली बार हुआ कि 300 मीटर चीन की सेना जहां थी वहां भारतीय सेनाएं लगाई गई। और पहली बार ये हुआ है कि चीन की सेना तंबू कमात उठा के चली गई। अगर जरा भी नैतिकता है आप में तो उस समय भारत सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था। ये भारत की बड़ी पीछे तो हमें भी हटना पड़ा प्रमोद तिवारी जी, पीछे तो हमारी सेनाओं को भी हटना पड़ा। इसका जवाब अब तक सरकार ने नहीं दिया। चलिए आप, मैं आपके पास आऊंगा, एक रिपोर्ट दिखा देता हूं। एक प्रमोद जी, एक रिपोर्ट दिखा देता हूं। एक संसद में आपने क्या कुछ किया, सरकार ने क्या कुछ किया। विपक्ष पर भले ही आप तोहमत लगा रहे हो, लेकिन यूपीए 2 पिछले 4 साल में कोई बड़ा विधेयक संसद में पास नहीं करा पाई। सरकारी कंपनियों के विनिवेश की रफ्तार भी करीब करीब ठप नजर आ रही है। सवाल यह कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है यूपीए के पास गिनाने को 1000 वजह हो, जैसे प्रमोद जी गिना रहे हैं, लेकिन 4 साल में जनता को जो दिखा वो यही है कि सरकार घोटालों में घिरी रही, फिर काम करती भी तो कैसे करती। यूपीए 2 के पिछले 4 साल में अक्सर देश ने ऐसी ही तस्वीरें देखी। सरकार संसद में हंगामा झेलती रही और संसद के बाहर संकट से निपटने की तरकीब में उलझी रही। सरकार यही दुहाई देती रही कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रही, जिससे सरकार चाहकर भी जनहित के बिल पास नहीं करवा पा रही। लेकिन ये अधूरा सच है। पूरा सच यह है कि विपक्ष को हर सत्र में हंगामे का मौका मिला, क्योंकि सरकार करीब करीब हर सत्र में किसी न किसी घोटाले में घिरी रही। यूपीए 2 में घोटालों की शुरुआत 2009 में आदर्श घोटाले से हुई। मुंबई में जिस जमीन पर सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए मकान बनने थे, उसे नेताओं और नौकरशाहों ने हड़प लिया। इस घोटाले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की कुर्सी चली गई। 2010 में सामने आया 2G घोटाला। सीएजी की जांच में खुलासा हुआ कि सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन करके देश को 1,76,000 करोड़ की शपथ लगाई है। इस घोटाले में तब के संचार मंत्री ए राजा को जेल जाना पड़ा। 2G घोटाले की आग ठंडी पड़ने से पहले ही देश कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाले से दो चार हुआ। देश के सबसे बड़े खेल आयोजन में उपकरणों की खरीदारी से लेकर स्टेडियम, सड़कों और फ्लाईओवर के निर्माण तक में करीब 8,000 करोड़ के घपले का खेल हुआ, जिसके लिए कांग्रेस सांसद और कॉमनवेल्थ खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी समेत कई लोगों को जेल जाना पड़ा। 2012 में सीएजी ने कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया, जिस पर जारी हंगामा अब तक बरपा हुआ है। देश में कोयला खदानों को बिना नीलामी किए निजी और सार्वजनिक कंपनियों को बांटकर देश को 1,86,000 करोड़ का चूना लगाने के इस मामले में सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निशाने पर आए, क्योंकि 2006 से 2009 के बीच कोयला मंत्रालय उन्हीं के पास था। इस मामले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में फेरबदल करने पर कानून मंत्री अश्विनी कुमार भी लपेटे में आए।
और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। एक के बाद एक घोटालों पर विपक्ष संसद में कोहराम मचाता रहा और सरकार संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सफाई देने में ही उलझी रही। फिर भला कोई ढंग का काम करने की फुर्सत कहां से मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रमोद जी, वैसे ये बात सही है, क्योंकि ये मजबूरी आपकी समझ में आती है कि काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सरकार घोटालों में घिरी हुई थी, उसमें व्यस्त थी। अनुराग जी, प्रमोद जी उत्तर देंगे, लेकिन प्रमोद जी, मैं जब भी बहस करता हूं कभी व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूं, और मैं भी आपको इतने समय से जानता हूं, मैं नीतिगत बात कर रहा हूं। आपने व्यक्तिगत रूप से हमला कर दिया कि आप बिके हुए लोग हैं। मेरे पर आज तक कांग्रेस के लोगों ने भी कभी प्रश्न नहीं उठाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और आपके जैसे वरिष्ठ नेता से उम्मीद नहीं। आप तथ्यों से बहस करिए, तथ्यों से काटिए। अब अगर आप शांत हो जाएं तो मैं बात करूं। बोलिए प्रमोद जी। अगर अब आप शांत हो जाएं, मैं सीधे सीधे जो बात कह रहा हूं मेरी बात सुनिए और टोका टोकी बीच में बंद कराइए। जिस तरीके से बात हो रही है इस तरह से बात नहीं रखी जा सकती है। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि हमने हर मोर्चे पर विपरीत परिस्थितियों में भी सामना किया है और रिजल्ट दिया है। मैं अगर कहना चाहता हूं, चीन की बात जब मैं कर रहा था तो वो एक प्रोफार्मा था, एक प्लेटफॉर्म मिल सकता था भारत की पार्लियामेंट जिसमें सारी पार्टियां इकट्ठा होती और सरकार के साथ खड़ी होती और हम चीन के खिलाफ विश्व का जनमत बना सकते थे। हमारे निसंदेह जिस तरह सरबजीत की हत्या हुई वहां पे, उसमें एक मौका मिलता पार्लियामेंट को, एक पार्लियामेंट को मौका मिलता जहां सबको एक यूनाइटेड फ्रंट बना के खड़ा होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं, वहां नहीं होने दी। सबको मालूम था फूड सिक्योरिटी एक्ट हो रहा है, क्यों नहीं पास होने दिया गया। किसानों की जमीन औने पौने दाम पे बिकती है, उसको किस तरह ले लेती है सरकारें, तो उस समय एक संशोधन बिल जो आ रहा था, उस संशोधन बिल को भी नहीं पारित होने दिया। जहां तक अवधेश जी की बात है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मान करता हूं। मैंने नहीं कहा आप पैसे पे बिके हुए हैं, मैंने ये कहा आप विचारधारा की बिके हुए हैं। आप एक विचारधारा लेके, अरे बोलने दो दूसरे को भैया। तो आपकी विचारधारा अलग, मेरी विचारधारा अलग। अगर आपकी एक विचारधारा है और उसी पे आप बिके हैं तो प्रमोद जी आप फोन पर बता लीजिएगा एक दूसरे विचारधारा से। इस मामले में फोन पे एक दूसरे से बात कर लीजिएगा। एक उत्तर तो देना पड़ेगा। मुख्तार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। ऐसे साबित कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार ने टोका-टोकी से काम नहीं उपलब्धि भाई कहना चाहता हूं, तो वही मैं पूछ लेता हूं मुख्तार अब्बास नकवी साहब कि विपक्ष ने सरकार को काम नहीं, यही सवाल है मेरा मुख्तार अब्बास नकवी जी, यही सवाल है कि सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा आपके सिर फोड़ रही है। कह रही खाद्य सुरक्षा बिल नहीं आ पाया तो उसकी वजह आप हैं, तमाम संसद के जरूरी कामकाज नहीं हो पाए तो उसकी वजह आप हैं। देखिए, अगर इस सरकार जो प्रेस्टीज में जीरो हुई, परफॉर्मेंस में जीरो हुई और अपनी पॉपुलैरिटी में भी जीरो हुई, अगर वो उस अपने इस नाकामी का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ना चाहती है तो मुझे इस सरकार की नीयत पर और इस सरकार की सोच पर ही अपने आप में चिंता होती है। क्योंकि ये सरकार केवल 4 सालों से नहीं चल रही है, 9 सालों से चल रही है। और इन 9 सालों में अगर इस सरकार के परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड देखें, इस सरकार की उपलब्धियों का, कीर्तिमान का रिकॉर्ड देखें, तो उपलब्धियों के नाम पर घोटाले, भ्रष्टाचार, जनधन की लूट, महंगाई, इसके अलावा आप कोई और रिकॉर्ड बता नहीं सकते। जो सरकार आर्थिक उदारवाद के नाम पर आई थी, वो आज देश को आर्थिक उदारवाद के रास्ते पे खड़ा कर गई है। आज जब बच्चा पैदा होता है तो अपने सर पर 18 हजार रुपए का कर्ज लेकर खड़ा हो रहा है। और ये कर्ज जो है वो कभी भी, एनडीए छोड़िए आप, कांग्रेस की भी जो पहले सरकारें थी उनमें भी नहीं रहा है। यो सरकार 3% महंगाई दर लेकर आई थी, वो आज 12% के ऊपर खड़ी हो गई है। जो सरकार जीडीपी ग्रोथ की बात करती है कि हम जीडीपी ग्रोथ बढ़ाएंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी, तो 5% में जीडीपी 8%, 8.5% जीडीपी ग्रोथ जिसको मिली थी, आज उसने 5% पे लाके खड़ा कर दिया है। तो आज चौतरफा जो है, वो जो बात ये कहते थे उसी बात में ये पूरी तरह से कंप्लीटली फेल हुए हैं। अब सवाल यहां पैदा होता है कि आज देश में जो हालात हैं, देश में जो परिस्थितियां हैं, देश में जो माहौल है, उस माहौल में कांग्रेस पार्टी अपने कंधे पर खुद अपना कंधा थपथपा सकती है, अपने मियां मिट्ठू बन सकती है। लेकिन आज उस देश के सामने कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं है।
अगर वो कहते हैं कि जी हम फूड सिक्योरिटी बिल लाना चाहते हैं, भोजन का अधिकार, अरे पहले तो आपने भ्रष्टाचार का अधिकार दे दिया, अब भोजन का अधिकार की बात कर रहे हैं। अगर आपको वो लाना था तो जिस समय आप कैश फॉरवर्ड करके न्यूक्लियर डील कर रहे थे अमेरिका के हितों के लिए, जिस समय एफडीआई रिटेल के लिए आप अपनी पार्टी के अपनी सहयोगी चंगू मंगुओं के साथ जुगाड़ और जोड़ तोड़ कर रहे थे, उस समय आप पहले फूड सिक्योरिटी बिल लाते, पहले भूमि अधिग्रहण बिल लाते, पहले जो है वो लोकपाल के मुद्दे पर चर्चा करते, तो लगता है कि आपकी ईमानदारी। आप चुनावी चौपाल पर चकल्ला शुरू कर दी है आपने, चुनाव आ गया, मालूम है 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में, कब भी होगा, तो आपने ये सारी चीजें, सारे मुद्दे लोगों के सामने रखना शुरू किया। हम तो ये चाहते थे, हम नहीं कर पाए, लेकिन लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप 9 साल से सत्ता में हैं और 9 साल की सत्ता में रहने वाली सरकार अगर ये कहे कि हम ये चाहते थे नहीं कर पाए, तो आप तो विपक्ष नहीं चाहता था कि न्यूक्लियर डील हो, आपने कर लिया। विपक्ष नहीं चाहता था कि एफडीआई रिटेल पर ठीक है संसद में बहस। लखवी जी मैं आपके पास आता हूँ, राजीव रंजन जी बहुत देर से संपर्क में नहीं थे, जो आप चाहते थे कर लिया, जो नहीं चाहते थे नहीं किया। लखवी जी मैं आता हूँ आपके पास। राजीव रंजन जी, आपसे मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। आप क्या मानते हैं कि जो भी सरकार की नाकामियां रही वो सरकार की अपनी नाकामियां हैं या फिर एक गैर जिम्मेदार विपक्ष की जो भूमिका बीजेपी ने निभाई है उसका लाभ सरकार को मिला है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष को गैर जिम्मेदार बताया जाना न्यायोचित नहीं होगा, इसलिए कि हर सत्र के पहले कोई इतना बड़ा घोटाला सरफेस पर आया जिससे प्रतिपक्ष के सामने कोई विकल्प नहीं बचा था कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को नुकसान पहुंचे। और जिस तरह से सामरिक चुनौतियों को लेकर के और कूटनीतिक श्रेष्ठता की बात प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे, चीन से लेकर के मालदीव से लेकर के देश के जितने हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ कहीं न कहीं इन 4 वर्षों में हम बेहतर समन्वय नहीं रख पाए हैं और सामरिक दृष्टि से भी यह देश के लिए कहीं न कहीं एक दमघोटू वातावरण था जो चीन के साथ पिछले दिनों जो सारी चीजें हुई हैं। और बहुत कुछ रहस्य है कि क्या क्या हुआ है और क्या हुआ है वो आने वाले समय बहुत कुछ सामने आ पाएगा। ठीक है, इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि इन 4 वर्षों में कांग्रेस अंदरूनी मोर्चे पर, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हों या आतंकवाद का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर कांग्रेस ने देश को निराश किया है। एक वर्ष सामने है और ये एक मुझे ऐसा लगता है कि जो कमजोर राज्यों के आर्थिक सशक्तिकरण का सवाल है, रीजनल इम्बैलेंसेस का सवाल है, इस सवाल को कम से कम प्रमुखता के साथ कांग्रेस अगर पूरा करे तो मुझे लगता है आने वाले वर्षों में जो वैश्विक चुनौतियां हैं देश के सामने एक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए, जो जरूरतें हैं जिसमें पिछड़े राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, उस दिशा में यूपीए की सरकार को कुछ फैसले करने चाहिए और जल्द करने चाहिए। नहीं तो अब तक जो स्थितियां हैं उसमें कांग्रेस ने न केवल देश को निराश किया है बल्कि दुनिया में भी हमारी हैसियत को कहीं न कहीं बट्टा लगा है। बिल्कुल, चले, लेकिन अशोक वाजपेयी जी मैं यहां आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि देश के लिए आपके हिसाब से खतरनाक क्या है? वो सांप्रदायिक ताकतें जो कि तथाकथित हैं या फिर वो नाकाम सरकार जो कि जग जाहिर है, वो घोटालों से घिरी सरकार जो कि बिल्कुल सबके सामने एक्सपोज्ड है? अनुराग जी, मैं कहना चाहूंगा दोनों चीजें देश के लिए घातक है। एक भ्रष्ट और कमजोर सरकार, देश के पीछे जाने प्रतिगामी सरकार है जो प्रदेश को विकास को पीछे ले जाने वाली है, और सांप्रदायिक शक्तियां देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इस तरह से ये दोनों स्थितियां देश के लिए अच्छी नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा ये 4 वर्ष जो देश की राजनीति के रहे बहुत निराशाजनक रहे हैं। इन 4 वर्षों में न तो सरकार ने ही इस देश की जनता के विश्वास को जीतने का काम किया है या जनता के बीच में कोई उत्साह पैदा करने का काम किया। विपक्ष भी बहुत ही निराशाजनक रहा है। 4 वर्षों में विपक्ष ने कभी सरकार के सामने कोई गंभीर चुनौती नहीं खड़ी कर पाई, और जिन गंभीर मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी लोकसभा में, देश की जनता उस बहस को, उस चर्चा को सुनती और उस पर देश के नेता काम किया। विपक्ष भी बहुत ही निराशाजनक रहा है। 4 वर्षों में विपक्ष ने कभी सरकार के सामने कोई गंभीर चुनौती नहीं खड़ी कर पाई, और जिन गंभीर मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी लोकसभा में, देश की जनता उस बहस को, उस चर्चा को सुनती और उस पर देश के नेताओं की चिंता को समझती, उन गंभीर मुद्दों के ऊपर लोकसभा को चलने नहीं दिया। और मैं समझता हूं ये भी कांग्रेस और विपक्ष की नूरा कुश्ती का ही लेकिन अशोक वाजपेयी जी ये भी आपने माना है कि नहीं चाहते, क्योंकि मैं बावजूद इसके अशोक वाजपेयी जी ये आपने माना है कि ये सरकार नाकाम रही है, ये भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाई और ये घोटालों से घिरी रही है, आपने माना है शुरू में?
अनुराग जी मेरी पूरी बात हो जानी चाहिए। मेरा ये कहना था कि जिस तरीके से गंभीर मुद्दों के ऊपर लोकसभा में चर्चा नहीं होने पाई, उसका कारण था कि जहां ये 4 वर्ष या 9 वर्ष के जो शासन के रहे कांग्रेस शासन के, उसके पहले चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोलगेट कांड हो या दूसरे ऐसे बड़े गंभीर घोटाले हो जिनमें विपक्ष भी अपने को पाक साफ साबित नहीं कर पा रहा था। इसलिए विपक्ष ने भी अच्छा समझा कि इस पर सदन न चलने पाए, लोकसभा में बहस न होने पाए, क्योंकि दोनों जब पर्दे उठेंगे तो दोनों की असली तस्वीर जनता के सामने आएगी। इसलिए जानबूझ के बड़े होशियारी से विपक्ष ने लोकसभा में बहस नहीं होने दी। मैं कहूंगा कि ये 4 वर्ष देश के लिए बड़े निराशाजनक रहे। लेकिन अशोक वाजपेयी विपक्ष कह रहा है कि ये होशियारी सरकार की थी। और जिस तरह से चाहे जीडीपी का सवाल हो कि हम कितनी निराशाजनक जीडीपी की स्थिति रही है, इन्फ्लेशन रेट जिस तेजी के साथ बढ़ा है, और आगे भविष्य भी हमें इसमें अच्छा चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं कि हम कैसे महंगाई को रोक सकेंगे, कैसे हम विकास दर को बढ़ा सकेंगे। ये सारे देश के लोगों के सामने एक चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ देश का जो इनकम्बेंट का जो है उनका जवाब वही होगा कि सांप्रदायिक ताकतों को देश से दूर रखना चाहते हैं। जी, जो नेतृत्व रहा है वो भी बहुत कमजोर साबित हुआ है। नेतृत्व भी इस देश की जनता को विश्वास में नहीं ले सका है, और जनता को मैं समझता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री ने भी जनता के साथ एक तरह से छलावा किया है और जनता के विश्वास को तोड़ने का काम किया है, जहां तक मेरा मानना। ठीक है, इससे मुतालिक एक सवाल प्रमोद तिवारी जी से मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अमरजीत जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, ये सारी की सारी बहस जो है ना बार बार डिरेल हुई है। सीधी बात जो है, अब जीडीपी 5%, 8%, ये आम जनता सीधे सीधे जानना चाहती है कि महंगाई को लगाम क्यों नहीं लगी। बीजेपी के पास भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नीतियां इस सिलसिले में जो है ब्लैक मार्केटिंग को जारी रखने की, फ्यूचर ट्रेडिंग को जारी रखने की, होर्डिंग को जारी रखने की और खुले बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ने की, दोनों की एक समान नीतियां। इसलिए ये महंगाई के मुद्दे के ऊपर कंक्रीट बहस नहीं करना चाहते, जॉबलेसनेस पे ये बहस नहीं करना चाहते। मैं तीसरे मोर्चे के नहीं, मैं इस देश की जनता की बात कर रही हूँ। 100 रुपए पर डे की परिवार की इनकम से लेके 9,000 रुपए पर डे अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी की पेमेंट हो, और इस देश के अंदर 10 लाख रुपए पर डे की इनकम रखने वाला व्यक्ति हो। इतनी डिस्पैरिटी, इससे अलग स्ट्रक्चर आपका नहीं है। मैं नहीं कह रही कि आप सरकार को समर्थन दे रहे थे। हाँ, जब दे रहे थे तो कुछ हासिल नहीं। समस्या यह है कि यूपीए सरकार कुछ दे रहे थे तो हासिल कर रहे थे। विपक्ष के कारण हमने काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी कह रही कि सरकार और विपक्ष दोनों गड़बड़ है। इसीलिए वामपंथी दल ये भी लोकसभा में है, राज्यसभा में है, ये कह रहे अपनी बात कहना चाह रहे हैं ना। को जो है दोनों गर्क में ऐसे थोड़ा ही होगा। पार्लियामेंट सेशन चलने ही नहीं दिया गया तो बात कहाँ, बहस कहाँ करने दी जाए। पार्लियामेंट सेशन आप लोगों ने भी जब देखिए अनुराग जी, इस पार्लियामेंट का 23% बर्बाद हुआ है। जब वाजपेयी जी की सरकार थी 13वीं पार्लियामेंट का 19% इसी कांग्रेस और वाम दल ने बर्बाद किया था। सब आईने में इनके पार्लियामेंट सेशन के चलने के हक में 19% समय आप लोगों ने बर्बाद किया था। कई अनावश्यक चीजें भी थी, कभी ताबूत ले आओ, कभी जो है कारगिल मुद्दा ला करके, और पूरा हंगामा होता रहा। लेकिन वो प्रतिशत बढ़ गया 19 से 23% हो गया। मुझे 2-3 बात कर लेने दीजिए, 2-3 बात कर लेने दीजिए। इसलिए मैं जो कहना चाहती हूँ सीधे सीधे कि ब्लैक मनी जनरेशन को रोका नहीं जा रहा है, वो करप्शन को फैला रही है। 3% नेशनल इनकम ब्राइबरी में जा रही है। ये फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट जो है उस पे कहा गया है। ये माना गया है कि जितने 2.5 लाख करोड़ के करीब सरकारी बैंकों से कर्जे उठाए गए थे वो आज तक वापस नहीं हुए, और जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनको एनपीए के अगेंस्ट राइट ऑफ किया जा रहा है। हो गए भारत के ठीक वैसे अवधेश जी, मुद्दे हैं जिन पे बहस होनी चाहिए। अमरजीत जी, बिल्कुल अमरजीत जी, ठीक, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूं, यूपीए 2 की तीसरी सालगिरह तक सब कुछ वैसे ठीक ठाक था। सरकार घोटालों में फंसी तो थी, लेकिन गठबंधन बरकरार था। लेकिन अब गठबंधन की गांठ भी इतनी ढीली हो चुकी है कि सरकार के हाथ से लोकसभा में मामूली बहुमत तक खिसक गया है। कभी यूपीए के सहयोगियों के दम पर ठसक के साथ चलती रही सरकार अब बाहरी समर्थन की बैसाखी पर टिकी हुई है, और किसी को नहीं पता कि चौथी सालगिरह मनाने के बाद सरकार बाकी के दिन कैसे पूरे करेगी। ये तस्वीरें यूपीए 2 की तीसरी सालगिरह की हैं। तब तमाम घोटालों में साख का सत्यानाश होने के बावजूद यूपीए का खाना खराब नहीं हुआ था, क्योंकि तमाम गर्दिशों के बावजूद यूपीए का कुनबा
एकजुट था। लेकिन चौथी सालगिरह आते आते यूपीए 2 के पास न तो साख बची और न ही साथी। यूपीए 2 को पहला झटका गठबंधन की सबसे बड़ी साझेदार तृणमूल कांग्रेस ने दिया। पश्चिम बंगाल की सत्ता हाथ में आने के साथ ही तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी हर मौके पर सरकार को आंखें दिखाने लगी थी। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी ने यूपीए के खिलाफ अपना उम्मीदवार तक उतार दिया। टीएमसी के 19 सांसदों के समर्थन की मजबूरी थी, लिहाजा सरकार उनकी इस मनमानी को भी बर्दाश्त कर गई। लेकिन रिटेल में एफडीआई लाने के सवाल पर ममता बनर्जी ने यूपीए 2 को टाटा बाय बाय कर दिया। ममता के बाद यूपीए का साथ छोड़ा डीएमके ने 2G घोटाले में अपने कोटे के मंत्री ए राजा और अपनी बेटी कनिमोड़ी की गिरफ्तारी का कड़वा घूंट पीकर भी यूपीए में बने रहे करुणानिधि ने श्रीलंकाई तमिलों पर अत्याचार को मुद्दा बनाया। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव पास करने का अल्टीमेटम दिया और अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने से पहले ही यूपीए 2 से समर्थन वापस ले लिया। एक के बाद एक दो बड़े सहयोगियों के साथ छोड़ने के बाद यूपीए 2 अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बाहरी समर्थन की बैसाखी से चल रही है। संसद में बहुमत का जुगाड़ करने का जंजाल इतना बड़ा है कि सरकार कोयला घोटाले में जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट तक तयशुदा वक्त में पेश नहीं कर पाई। ऐसे में सरकार देश की दशा और दिशा तय करने वाले बड़े फैसले कैसे लेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए एक एक फाइनल कमेंट के लिए अब वक्त बचा है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साहब कुछ भी हो, कितने भी घोटालों में घिरी रही हो सरकार, कितना भी भ्रष्टाचार रहा हो, कितने भी अपने पराये हो गए हो और पराये भारत से समर्थन देने लगे हो, बावजूद इसके सच ये है कि सरकार चलती रही और इसकी एक सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो आप पर भी आती है। देखिए, सरकार चलना महत्वपूर्ण नहीं है। अब अगर सरकार चल रही थी, नाकामी का नगाड़ा बजाते हुए चल रही थी, भ्रष्टाचार का भांगड़ा करते हुए चल रही थी, घोटालों का घुंघरू पहनकर चल रही थी, महंगाई की माला पहन के चल रही थी, तो ये सरकार चल रही थी। लेकिन अगर आप ये देखें कि इस सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, कीर्तिमान क्या स्थापित किया इस सरकार ने। इस सरकार ने जो लोगों के साथ वायदे किए थे, उन्होंने किया वायदा कि हम महंगाई जो है वो 100 दिनों में कम करेंगे। महंगाई कम नहीं हुई, ये सरकार महंगाई की मुगाम्बो जरूर बन गई। जब महंगाई बढ़ती थी सरकार खुश होती थी, मुगाम्बो खुश हुआ, महंगाई बढ़ी, मुगाम्बो खुश हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। नौजवानों को रोजगार देना दूर रहा, इन्होंने जो है वो जो अभी जो है प्लानिंग कमीशन का मेरे पास आंकड़ा है, उसके हिसाब से 10 करोड़ नौजवान बेरोजगार कर दिए इन्होंने कहा था कि हम जो है वो आर्थिक उदारवाद लाएंगे। आर्थिक उदारवाद तो हुआ नहीं, आर्थिक उदारवाद के रास्ते पे देश खड़ा हो गया। प्रमोद तिवारी जी, जो है वो नाकामियों की, ये कैसा जश्न होगा जिसमें आपके अपने अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार रही, नाकाम सरकार रही, महंगाई बढ़ती रही, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश नहीं लगा पाई, घोटालों से घिरी रही। बहुत साफ कहना चाहता हूं मैं और बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव था, महंगाई थी, उसके बावजूद भी हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। घोटालों के लिए कैसा अंतर्राष्ट्रीय दबाव था? मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं, किसी मोर्चे पे कहीं भी किसी भी अदालत ने किसी भी घोटाले को आज तक साबित नहीं किया है। एक आरोप जो ये लगता है ये झूठा है, ये बुनियाद है। कोई घोटाला नहीं हुआ है। अब सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है अशोक, पार्लियामेंट में गई नहीं, हमारे भाई लोग लेके उड़ लिए उसको। ठीक है अशोक वाजपेयी, नहीं इस तरह नहीं थी, इस तरह अशोक वाजपेयी जी, आपने बात ऐसी भ्रष्ट सरकार का आप लोग साथ दे रहे हैं सांप्रदायिक ताकतें देश से दूर रखने के लिए, लेकिन सरकार तो तीसरे मोर्चे की बनने वाली है आपके हिसाब से, तो सरकार का साथ छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं, देखिए, मैंने जो पहले कहा कि हम सांप्रदायिक शक्तियों को नहीं चाहते कि देश की सत्ता में आए, तो और इसलिए हमने पहले ही आपसे कहा कि हमारे समाजवादियों
लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ऐसे गंभीर सवालों के ऊपर प्रमोशन में आरक्षण देने के सवाल पर भाजपा और कांग्रेस दोनों एक साथ खड़े दिखाई पड़े। 80 सैकड़ा लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए भाजपा, कांग्रेस, बसपा तीनों एक साथ हो गए। अकेले समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध करने का काम किया कि समाज के बहुसंख्यक लोगों के साथ अन्याय होने जा रहा था। तो ये कहां, इनमें भाजपा और कांग्रेस से हमेशा नूरा कुश्ती मिलकर के लड़ती रही है और इनका जो भी देखें कि गंभीर सवालों पर सच्चाई है कि आप सरकार के साथ बने रहे, आप सरकार को बचाते रहे और सरकार चलती रही। खैर, प्रमोद तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अशोक वाजपेयी जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी, राजीव रंजन जी, अमरजीत कौर जी और अवधेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। मेरी मजबूरी है, मेरे पास समय नहीं है, वरना इस बहस को और आगे बढ़ाते और सबसे कमेंट लेते। लेकिन बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द वापस लौट रहे हैं।